अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप हमारे साथ बराह रास्त 92 पेसो सवेरे पाकिस्तान में इस दुआ के साथ कि खैर आफियत के साथ आज का दिन भी गुजरे। कल की अगर बात करें और सुबह से पहले अगर हम जिक्र करते चलें साथ साथ, तो कल आर्मी चीफ ने शहदा को, उनकी फैमिलीज को, उनके लवाहिकीन को अवार्ड्स की सेरेमनी कल हुई और बेहद जो है वो इस बात पर जो है साथ साथ दुआओं के ये बात का जिक्र किया गया कि अगर हमारी पाक अफवाज ना हो तो हम चैन और सुकून से अपने घरों में नहीं सो सकते। फैमिलीज को देखा जिन्होंने माओं के जिनके लख्ते जिगर शहादत जाम शहादत उन्होंने हासिल की, किसी का सुहाग जो है वो शहीद हुआ तो किसी का भाई शहीद हुआ। सबकी आंसुओं को देखकर इस बात का जरूर एहसास हुआ शाहजेब कि ये वाकई बहुत अजीम माओं की औलादें थीं, बल्कि हैं मैं कहूंगी कि जिन्होंने जो है ये नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा, ये नहीं सोचा मेरा भाई, ये नहीं सोचा मेरा शौहर है, बस उनको पता था ये पाकिस्तान का बेटा है। वतन की खातिर कुर्बान हुए और इसी वजह से शहीदों और गाजियों के लिए ये तकरीब सजाई गई थी। साथ में प्रोग्राम के आगाज में बहुत सारी खबरें हैं सुबनामा में जो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम उस बड़े कदम का जिक्र करेंगे जो कि हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, क्योंकि हम जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उस हवाले से डेली की बेसिस पे बात कर रहे हैं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पहले तो ये बातें भी हो रही थी हुकूमत से चले जाएं ये और तहलील कर दें असेंबलियां, इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने जो बड़े फैसले किए हैं उसमें एक फैसला तो हमने ये भी देखा गुज़िश्ता रोज कि अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं और जब तक कि हुकूमत ये चल रही है वो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे ताकि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जा सके। और मुसलसल रुपए की गिरावट हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और साथ साथ बहुत सारी चीजों के साथ साथ एक चीज जो हम बहुत बार बार इसको सवाल को भी लेकर आ रहे थे कि एज अ पाकिस्तानी शहरी हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में हम जरूर इस पर बात करेंगे और साथ साथ ये कि क्या ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म पेन है। हमें फैसला करना है आवाम के तहत पे, इंडिविजुअली हमारी शहरी के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी। और सबसे पहले तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से, क्योंकि ये हमारे इस वक्त कौम का, पूरे मुल्क का मसला है, तो इसमें हम सबको एक जिम्मेदार पाकिस्तानी भी बनना है और वो किस तरीके से बनना है इसका भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि बात आपको समझ आ जाएगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वजीर आजम ने लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर फौरी पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कोशिश कर सकते हैं कि माया कहा यह जाता है कि जब लग्जरी आइटम्स खरीदी जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो या लग्जरी गाड़ियां हो या दीगर अशिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो फिर आपका डॉलर बाहर जाता है, डॉलर आपके मुल्क से निकलता जाएगा तो रिजर्व्स कम होते जाएंगे। शाहजेब जरा मुझे बताइएगा क्या मैं सही समझ रही हूँ कि लग्जरी आइटम्स में जिसमें हमारे कॉस्मेटिक्स भी आती हैं, जिसमें हमारी जो है वो क्रीम्स हैं या हमारी और दीगर चीजें खाने पीने की, जी अब उसमें क्या होता है हम खवातीन अक्सर नहीं हमें बाहर वाला चाहिए, तो वही वाला मैं सही बात के समझ रही हूँ। यही पॉइंट है कि इस वक्त जो है वो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं उसकी वजह से जाहिर बात है कि आपके जो ज़र मुबादला है उसमें मुसलसल हम कमी देख रहे हैं। इसी वजह से वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है। पाबंदी वाली अशिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कॉस्मेटिक्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं और दीगर जो जरूरी अशिया हैं वो तमाम चीजें शामिल हैं। क्योंकि लेकिन हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो दरामदाद हैं, बरामदाद हैं, इसमें जब बड़ा फर्क आता है तो ये प्रॉब्लम आती है। यही वजीर आजम पाकिस्तान भी कह रहे हैं। गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर इस वक्त जो है वो फौरी पाबंदी का ऐलान किया गया है, जिससे हम देख रहे हैं कि इससे पहले मुसलसल हमारे जो इस वक्त ज़र मुबादला हैं उसमें मुसलसल कमी हो रही थी, तो इसको मईशत को बेहतर करने के लिए बड़ा स्टेप लिया गया है और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़े, हमारी मईशत कुछ संभले और पाकिस्तान कुछ संभले। So बेसिकली अगर मैं सही समझी हूँ, मेरा टेक अवे इस खबर से ये होना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी जब मैं कोई चीज खरीदने जाऊं शाहजेब, तो मुझे कहना ये पूछना चाहिए कि ये क्या मेड इन पाकिस्तान है या ये जो है इम्पोर्टेड है। अगर पाकिस्तानी है तो मैं फिर उस पर ऑप्ट करूं, ऐसा ही मेरे लिए सबक ये होना चाहिए। अशिया पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी चॉइसेस जो है वो शेयर। अच्छा, आप ये सवाल बार बार कर रहे थे शाहजेब पिछले अरसे से कि क्या डॉलर 200 का हो जाएगा और डबल सेंचुरी डॉलर ने मार ली। बिल्कुल, और हम जब बात करते हैं डॉलर की तो डॉलर हम जिस तरह देख रहे हैं कि 200 रुपये 50 पैसे का अब हो गया है, तो मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है और जो रुपए की गिरावट है उसमें मुसलसल जो है वो हम इजाफा देख रहे हैं, गिरावट होती जा रही है रुपए की कदर में। और इसी वजह से अब जो अमरीकी डॉलर है वो 200 रुपये 50 पैसे का हो गया है। अब जब तक हमारी मईशत संभलेगी नहीं, हम देख रहे हैं कि मुसलसल डॉलर की जो इस वक्त वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। आइंदा बजट, क्योंकि बजट माया आने वाला है, जून आने वाला है, और जब जून का जिक्र होता है तो बजट का जिक्र होता है, और इसी वजह से अभी तो हम क्योंकि बात कर रहे थे कि पाबंदी लगाई गई है, ये तो
तो फौरी तौर पर इसलिए लगाई गई है, एक तरह से हंगामी बुनियादों पर फैसले किए गए हैं क्योंकि मईशत को संभालना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो प्लानिंग है वो जाहिर बात है आपके बजट में होनी है। तो बजट में जो चीजें सामने आ रही हैं, जिन चीजों का फैसला किया गया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आइंदा बजट में हुकूमत ने दरामदी ड्यूटियां बढ़ाने का फैसला किया है और वो इस तरीके से बढ़ाई जा रही है जो 1000 सीसी से जायद गाड़ियां हैं उस पर तकरीबन 100% ड्यूटी बढ़ाने, 100% ये वो वाली है जो बाहर वाली गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से इंपोर्ट की जाती है, 1000 सीसी से प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर भाई शीशा टूट गया तो ये तो बाहर का आएगा, इसकी कीमत बहुत है, लाइट टूट गई, तो ये वाली वो वाली गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंपोर्टेड गाड़ी है। और साथ में इसमें 30% इजाफी ड्यूटी भी लगाने का फैसला किया गया है। टायर हैं, इलेक्ट्रॉनिक अशियां हैं, इन तमाम चीजों में जो दरामदी चीजें हैं, दरामदी अशियां हैं, इसमें 50% ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से मोबाइल फोन्स भी इसमें शामिल और ये बहुत सारी अशिया शामिल है जो कि इंपोर्टेड आइटम्स हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, साबिक वजीर आजम इमरान खान का कल का आपको हमने सबने देखा, उनका एक के बाद एक जो है वो पावर शो उनका हो रहा है और कल गुजरांवाला वाला जलसा जो था ठीक ठाक आवाम थी, ठीक ठाक हुजूम था, लेकिन साथ में उन्होंने दावा भी एक साथ साथ किया। जब अब कल भी काफी अग्रेसिव उनकी तकारीर नजर आ रही थी और मुझे लग रहा है वो उनके गले का क्या होगा, इतना वो जिस तरह माशाल्लाह जोर से बात करते हैं, मेरे ख्याल है काफी ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन उन्होंने कहा दावा कि शहबाज शरीफ FIA में अपने खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए वजीर आजम बने। वो बेसिकली उनका उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम की तरफ उन्होंने कह दिया कि वो बने ही ओहदा उन्होंने इसलिए लिया था। वैसे भी ये बड़ी बात इसलिए भी है कि गुजरांवाला शहर जो कि नून लीग का गढ़ कहा जाता है, वहां पर इमरान खान साहब ने जलसा किया और एक कामयाब जलसा किया और वहां पर खड़े होकर तमाम बातें की हैं। तो ये जाहिर बात है नून लीग के लिए एक धचका भी है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इन चोरों डाकुओं ने अमेरिका से मिलकर हुकूमत गिराई। तो खैर उनकी जो सियासी बयानात थे वो इस जलसे में हमने देखे। इनका बयान ये भी बड़ा उन्होंने सामने क्लियरली बहुत टिकर्स में भी चला और न्यूज में भी हेडलाइंस बनी कि उन्होंने कहा कि भाई सारी गालियां जो हैं वो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं, आसिफ ज़रदारी तो खुश है। तो ये बात जो है वो उन्होंने अपनी तकरीर में कही और लोगों को उन्होंने न्यूज चैनल्स ने बहरहाल जो कल आपने हमारे होता है वजीर खारजा को भी देखा होगा कि वो बड़ी आम मुलाकातें कर रहे हैं। जनाब मैं देख रही हूँ और जिस तरीके से वो अमेरिका से भी मिले हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल न्यूयॉर्क में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकातों के बारे में बिल्कुल एंटनी ब्लिंकन से पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई है। बिलावल साहब जो हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भी जो है वो काम कर रहे हैं और यही उन्होंने गुफ्तगू भी की है उनके साथ में उनका तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात हुई है, यानी कि टर्की के वजीर खारजा से भी उनकी मुलाकात हुई है। तुर्की के साथ काम करने के ख्वाह हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से कहा गया है जो कि वजीर खारजा हैं इस वक्त। और साथ में आपको ये भी बताएं कि इस वक्त मुल्क में जो पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसके लिए इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज भी कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आलमी इदारों के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक हुए और वज़ीर आज़म का कहना था पोलियो के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने अब जो है इम्पोर्टेड चीज़ों के खिलाफ, ताकि डॉलर हमारे पाकिस्तान से बाहर ना जाए, हमें मिलकर जो है इस पर सब, न सिर्फ हुकूमत के इस पर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट से। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले सेगमेंट से शाजिब ने कहा मैशत के ऊपर हमने आपसे आज शेयर किया, तो हम पहला सेगमेंट क्यों ना मैशत के हवाले से करते हैं। हुकूमत ने मुश्किल फैसले शुरू कर दिए हैं, जिस तरह जून की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, यूं हमारे घबराहट से दिल जो है वो दिल धड़कनें तेज हो रही हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदार इजलास में गैर ज़रूरी और लग्जरी अशिया से शाहज़ेबा को पहले भी बता चुके हैं, उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद करी जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। अब सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं शाहज़ेब, एक तो ये कि जिस तरह हमने कहा कि क्या हम अभी पे नाउ एंड प्ले लेटर वाली उस पर जाएं माइंडसेट पर। थोड़ी देर बाद हमारे साथ शुजात भाई भी होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि शुजात भाई क्या हम इस वक्त पे करके बाद में प्ले करें या इस वक्त हम प्ले कर लें और बाद में हम जिंदगी भर पे ही करते हैं। वैसे जितने भी आपके इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, इस वक्त हमें ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है जो कि हमें फायदा दे, मुल्क को फायदा दे। क्योंकि अभी अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे तो आगे हमें फिर ज़ाहिर है, क्योंकि मुल्क दिवालिया होने की बातें हो रही थी, मईशत इतनी खराब हो चुकी है, ज़र मुबादला में इतनी कमी आ चुकी है कि मसाइल बहुत बढ़ सकते हैं और ऑलरेडी बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली आप ये देखिए ना पाकिस्तान से डॉलर कितना जा रहा है। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ, अगर मैं आगे पीछे फिगर कर दूं तो हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ $1 बिलियन तक पाकिस्तान से बाहर गया है। अब डॉलर को किस तरह रोका जाए, पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर किया जाए, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू किस तरह बेहतर हो सकती है, ये और बहुत सारे सवालात हमारे साथ मौजूद है हमारे माशिया डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। अस्सलाम वालेकुम शुजात भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। जी
अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। शहजाद भाई, क्या ये जितने भी फैसले हो रहे हैं, पहला बड़ा एक सवाल मैं करूंगी, लेकिन आम आदमी के जहन से अगर ये सवाल उठता है कि भाई ये सारी बहुत ज्यादा नंबर्स की बात हो रही है, टैक्सेस की बात हो रही है, क्योंकि मैं खुद शाहजेब से बहुत सारे सवाल करी, शाहजेब इसका मतलब यही होगा क्या, इसका मतलब यही होगा, तो एक आम आदमी को समझने के लिए इस माइशत को क्या सहारा मिलेगा इन तमाम फैसलों से? जी शहजाद भाई। देखिए, एक तो बात ये कि आम आदमी, हम पहले भी कहते रहे हैं, और जो अभी ये होने जा रहा है कि आम आदमी के लिए एक तो वो थोड़ा सा तैयार हो जाए मेंटली तौर पे कि महंगाई और इंक्रीज हो जाएगी। वजह ये है कि गवर्नमेंट को पेट्रोलियम की प्राइसेस अब लामहला तौर पे बढ़ानी पड़ेंगी, और पहले आपके प्रोग्राम में ही हम 2-3 दफ़ा ये कह चुके हैं कि पेट्रोलियम की प्राइसेस गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। हालांकि एक वक्त ऐसा होता था कि ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम की प्राइसेस ना बढ़ाए, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट पेट्रोलियम की प्राइसेस ना बढ़ा के जो नुकसान कर रही है, उससे बेहतर है कि वो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दे। गवर्नमेंट को तकरीबन 100 अरब से जायद का एक महीने का नुकसान होता है पेट्रोलियम की प्राइसेस ना बढ़ा के। एक तो ये कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, दूसरा ये बहुत अच्छा फैसला है, आपके प्रोग्राम में भी आपने भी ये बार बार नुक्ता उठाया और हमने डिस्कस किया कि जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट बंद होनी चाहिए। गाड़ियों की इंपोर्ट की बात हमने की, तो आखिरकार गवर्नमेंट को भी ये ख्याल आ गया कि जो ऐसी चीज़ें जो कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं, जो लग्जरियस गाड़ियां हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनकी इंपोर्ट को बैन किया जाए, ना कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। तो अल्लाह करे कि ये वाकई ये सिर्फ बातें ना हो, उसके ऊपर अगर इन चीज़ों पे बैन लगाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके इंपोर्ट बिल पे उस पर फर्क पड़ेगा। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि जो तमाम इकोनॉमिक मिजरीज हैं इस वक्त, उनकी जो मेजर जड़ है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि जब भी आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मुल्क में पैनिक, जब पैनिक होगी तो आपके डॉलर की बाइंग ज्यादा होगी और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी आने से घबराएंगे। तो एक तो ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा सारे स्टेक होल्डर्स को मुल्क के लिए कि आपके जो भी पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन खुदा के लिए जो मईशत के मामलात हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पे कंसेंसस डेवलप करें, वरना जो अभी सारे क्राइसिस हैं ये बहुत दूर तक जा सकते हैं। और आपके प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका की लाइन पे, या जिस तरह श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, हम उसी राह पे चल रहे हैं। तो अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस तरह बरकरार रहती है तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए आगे हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अल्लाह करे जो आप कह रहे हैं वाकई में सही हो, आमीन, के जो इस तरह कह रहे हैं ना शाहजेब के, अल्लाह करे ये सब बातें ना हो, वाकई में हो। और शुजात साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लग्जरी आइटम्स की जब हम बात करते हैं, मैं क्योंकि इसलिए आपसे सवाल करूं कि हम समझना चाह रहे हैं, नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कि फिर ये लग्जरी आइटम्स में क्या कुछ आ सकता है। देखिए, लग्जरियस आइटम्स में अब इसमें इसके एक नेगेटिव स्पिल ओवर भी होगा। लग्जरियस आइटम्स में जाहिर है कि गाड़ियां भी आती हैं, जो फूड आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी डिफरेंट किस्म की डेयरी प्रोडक्ट्स जो आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी उसमें आती हैं। और उसके साथ साथ आपको ये मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मोबाइल फोन की इंपोर्ट है वो भी तकरीबन कोई 2 अरब डॉलर या उसके आसपास ये एक अमाउंट पहुंच गई है। तो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी मेकर हैं वो गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि इसका भी कोई सदेबाब किया जाए, या कम से कम इनको भी जरा कंट्रोल किया जाए। या तो आप मोबाइल फोन्स अपने पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने की बात करें, या फिर इनकी ड्यूटीज बढ़ाएं, या किसी तरीके से जो एटलीस्ट जो एडवांस गैजेट्स हैं उनको थोड़ा सा रोकें, क्योंकि वो भी आपके इंपोर्ट बिल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन इसके ऑफशूट्स कुछ नेगेटिव भी होंगे, जैसे कि बच्चों के हवाले से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं, बच्चों के दूध से लेके पैम्पर्स वगैरह, मेरे ख्याल में उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। और कुछ दूसरी जो अशिया हैं जो कि गवर्नमेंट तो उनको लग्जरियस कहती है, लेकिन वो अब हमारी जरूरियात जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो उनकी प्राइसेस भी अच्छा, बिल्कुल जी। अच्छा शुजात भाई, ये अब आपने एक बात कही, इससे मुझे दूसरा सवाल जहन में आया। आपने कहा कि अल्लाह करे ये बातें ना हो। मैं भी यही सोचूं कि डॉलर को किस तरह रोका जा सकता है, कैसे हम आप लोगों से सवालात करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि भाई डॉलर को पाकिस्तान में कैसे रोका जाए ताकि हमारी इकॉनमी बेटर हो। लेकिन ये जो इस वक्त IMF से हमारे जो हैं तमाम मुज़ाकरात अभी तक जारी हैं और अभी तक मुआहिदा ताहाल नहीं हो सका है। अगर मुज़ाकरात होते हैं, जो होते हैं, क्या उसका असर आज के इस फैसले पर पड़ेगा? जी बिल्कुल। असल में IMF के साथ अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये डॉलर काफ़ी हद तक जो हमारा रुपए का गिरना है ये रुक जाएगा। इस वक्त मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है जिसकी वजह से आपके रुपए की वैल्यू गिर रही है। पाकिस्तान के रुपए की कदर इतनी कम नहीं है जिस तरह से ये रोल डाउन होकर नीचे आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक इंस्टेबिलिटी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू गिरना शुरू हो गई। अगर IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं
और उससे आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और वो हमें कोई $1 बिलियन की एक इंस्टॉलमेंट हमें दे देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि 200 पर पाकिस्तान का रुपया यहाँ पे रुक जाएगा और फिर हमें जो दूसरे दोस्त ममालिक हैं वो भी तैयार हो जाएंगे हमें फाइनेंस करने के लिए या जो भी लोन वगैरह वो देने के लिए। डॉक्टर साहब हम साथ में ये भी बात करना चाहेंगे कि इनफरादी तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग जब देखते हैं कि डॉलर जो है वो मुसलसल उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, रुपए की गिरावट हो रही है, तो वो खरीद कर रख लेते हैं ताकि उसको बाद में बेचा जाए और वो स्टोर किया जाता है। साथ में ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारी एनर्जी है उसको भी सेव किया जाए। ये बातें हो रही थी बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जानिब से कि जो वर्किंग डेज हैं उसको कम कर दिया जाए, वो इस वक्त 5 डेज पे ले आए जाए, क्योंकि हुकूमत तो कह रही थी, कोशिश कर रही थी कि वो 6 दिन पे चला जाए। इस तरीके से आप अपनी एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। तो क्या क्या वो तमाम रास्ते हो सकते हैं जो अपनाए जा सकते हैं ताकि मुल्क को थोड़ा संभाला जा सके? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे और आपको और हमारे देखने वालों को इंपोर्टेड आइटम कम से कम इस्तेमाल करें। हम जहां पे भी जाते हैं हम देखते हैं कि अगर ये चीज इंपोर्ट हुई है तो आप उसको मत खरीदें, खुदा के लिए। मतलब उसका अल्टरनेट देखें कि पाकिस्तान में उस तरह की जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, जो पाकिस्तान में वही चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप परचेज करें। हमारे यहाँ जो एक ये रवैया बना हुआ है कि ये तो बड़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, और इंपोर्ट का मतलब है द नेम ऑफ क्वालिटी या सिंबल ऑफ क्वालिटी एंड प्राइड एंड ब्रांड। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, हमें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर प्राइड लें। और मेरा ख्याल है जब तक ये आदत हम नहीं डालेंगे हमारे इंपोर्ट बिल इसी तरह से बढ़ता रहेगा। एक जी, दूसरी बात ये कि मुल्क में पैनिक भी आता है, इंस्टेबिलिटी भी आती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज, पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन, पाकिस्तान का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन और रोल इतना बड़ा है कि इंशाल्लाह ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। हमें बहुत सारे मुल्क और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हाथ रख के बचा सकते हैं, तो इसलिए इतना भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान लुट गया, तबाह हो गया। वाकई हम बड़ी नाजुक दिवालिया हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम पैनिक करके डॉलर खरीदना शुरू कर दें, जो रुपए पड़े हुए उनको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो पैनिक का बिहेवियर है ये भी हमारे उस रुपए की गिरावट को और ज्यादा एग्रीवेट करता है। तो हमें थोड़ा सा, हमारे जो पाकिस्तानी है उनको भी चाहिए कि अगर आपके पास रुपए हैं तो आप अपने पास रखें, उसको डॉलर में कन्वर्ट नहीं करें। ये स्टेबिलिटी इंशाल्लाह जैसे पॉलिटिकल हालात बेहतर होंगे, मैशत भी स्टेबल हो। डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमत को बहुत ज़रूरत है बड़े और ऐसे इकदाम उठाने की कि जिससे मैशत को संभाला जा सके। बजट आने वाला है, आपका क्या सजेशन है? किस किस्म की आइटम्स पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है? कौन कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जिस पर ड्यूटी बढ़ाकर हुकूमत जो है वो बेहतरी ला सकती है मैशत में? मैं चाहूँगा कि आपके जो सजेशंस हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। देखिए, एक सबसे पहली बात यह कि गवर्नमेंट को अब किसी भी तरीके से इंश्योर करना है कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से जहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस कम है, यानी कि वो लोग जो कि जिनके जो अपनी इनकम पे जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते। मैं शायद आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ कि जैसे लॉयर्स हैं, बहुत सारे आपके डॉक्टर्स हैं, मुल्क के बहुत मारूफ डॉक्टर्स, मारूफ लॉयर्स और भी बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि टैक्स नहीं देते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि इनको टैक्स नेट में लेके आए, चाहे थोड़ी टैक्स इनके ऊपर इम्पोज हो। एक बात। दूसरी ये कि आप गवर्नमेंट को जो आपकी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बना लें, उनको छोड़ के बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आप टैक्सेस की एक सर्टेन शरह पे उसको इंक्रीज करें। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स इस हद तक बिगड़ गए हैं कि जो ऑयल का यूजेज है, जो कि हम सब बुरा भला भी कहते हैं कि मैंने वेट गेन कर लिया, मैंने इसको अब लूज कैसे करूं, लेकिन उसके साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान दुनिया के ऑयल कंज्यूम करने वाले टॉप 4 कंट्रीज में शामिल है। तो अगर हम एक तरफ तो हम स्लिम एंड स्मार्ट भी होना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो डीप फ्राइड चटपटे खाने भी खाना चाहते हैं, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और ये चटपटे खानों का असर आपके मुल्क की मईशत में पड़ता है, तो इसकी भी कंजम्पशन, मैं तो समझता हूँ उसके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद भाई, थैंक यू सो मच। व्हाट एन आई ओपनिंग सेशन टुडे एंड आई रियली होप, जिस तरह हमने पहले भी कोशिश की है माशियत के हवाले से कि उसको बेटर कर सकें, ये सेगमेंट वी विल पुट ऑन आवर सोशल मीडियाज एज वेल, ताकि हम लोगों को मजीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस मिल सके। थैंक यू शराद भाई फॉर योर टाइम, हैव अ ब्लेस्ड वन। इस छोटे से वक्फे के बाद शाहज़ेब और माया हाजिर होते हैं। और याद रखिएगा शराद भाई वाली बात कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, अपनी चीज़ों की तरफ पहले जो है कदम उठाना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान में शाज़ेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया, क्योंकि अब जिस मौजू पे शाज़ेब और माया आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं और आप लोग भी इसमें शामिल हो, हम आपको दावत देते हैं, वो ये है कि इस वक्त ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अक्सर शोज़ में भी आपने देखा पिछले 24 घंटों में टिकटॉक वीडियोस के हवाले से कि आग लगाकर वीडियो बनाई गई, ये क्या तरीका है और क्या नहीं है। क्या ये पहला सवाल पहली दफ़ा हुआ? दूसरा सवाल, क्या पहली दफ़ा होने के बाद कोई एक्शन हुआ? तीसरा सवाल कि इस तरह की वीडियोस बनाने वालों की जहनी तवाज़ुन, जो दिमागी उनका तवाज़ुन है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में है। और एक और बात कि टिकटॉक ने एक बयान भी जारी किया कि जी हम इस तरह की वीडियोस को फेवर नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें वाइल्ड लाइफ जो है वो इन्वॉल्व होती है। आप कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप कुदरत की नेमत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक चंद सेकंड की वीडियोस के लिए आप जो बनानी है आप बनाएं, लेकिन एटलीस्ट आप जानवरों को, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उसको, आप अपने दरख्तों को, अपने जंगलात को, अपने ही मुल्क के, अपने ही शहर के जंगलात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके लिए ना सिर्फ लीगल एक्शन होना चाहिए बल्कि एक अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए, जाहिर नजरिया ही है, हम वो भी नहीं कर सकते किसी को यहाँ पर, लेकिन टिकटॉक ने वो वीडियो हटाई नहीं। जरूर उन्होंने बयान दिया कि हम इस तरह के एक्ट को फेवर नहीं करते, लेकिन वो वीडियो अभी तक टिकटॉक पे ही मौजूद है। अब क्या, एक सवाल मेरा शाज़ेब, क्या इस तरह की वीडियो करने वाले जो है वो तो अपना काम, वो डमनेस और नमनेस की एक नई मिसाल कायम करते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं फौरन मेरा ख्याल है काउंटर स्ट्राइक होता है कि यार देखो ये एक चीज़ हो रही है, ये एक चीज़ गलत हो रही है, अब इस गलत के ऊपर एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि वो नुकसान उनको खुद नहीं पहुंच रहा, वो अपने आप को नुकसान तो खैर पहुंचा ही रहे हैं, वो सब पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। वो दरख्तों को आग लगा रहे हैं। आपके मुल्क में हम थक गए दरख्त लगा लगा के, और आप उन्हीं दरख्तों को जला देंगे। और दरख्त की तो, जंगलात की तो आग भी ऐसे फैलती है कि उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन खैर ये अवेयरनेस की बातें हैं, जो आपकी एक कॉमन सेंस है उसकी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इस पर लीगल एक्शन क्या होना चाहिए, इस पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई भी, इवन टिकटॉकर वो नहीं भी है, वो कोई और भी है, अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए या क्या करना चाहिए। आप मुझे जरा बताइएगा कि क्या ये जो अभी जो वीडियो आई है जिस पर ये भी एक बहस चल रही है कि इन्होंने खातून ने आग लगाई थी, या वो कह रही हैं कि अब मैंने आग लगी हुई थी, तो क्या इनके खिलाफ एक रिपोर्ट जो हुई है, केस हुआ है, उसकी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और इनके खिलाफ के अलावा 2 और भी ऐसे नौजवान हैं जिनको देखा जा सकता है कि वो जंगल में आग लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से मुस्कुराते हुए जो हैं वो चले जाते हैं। लेकिन खैर ये मामला क्या है और इस पर लीगली हम क्या समझ सकते हैं इस मामले को, इसलिए हमने रब्ता किया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के लीगल एडवाइजर हैं दानियाल हसन साहब, उनसे हम बात करेंगे। दानियाल साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। दानियाल साहब, हम थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके से हमें कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क को और इवन ओवरऑल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है, या इस वक्त इस केस में जो FIR दर्ज की गई है टिकटॉकर के खिलाफ, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। इस केस में जैसे कि आपको मालूम है FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 2 नौजवान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। बाकी अभी मेरी लेटेस्ट मालूमात के मुताबिक डॉली की गिरफ़्तारी नहीं हुई, वो भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तारी हो जाएगी, अमल में आ जाएगी और उसके बाद उनको अदालत में पेश कर दिया जाएगा। और अदालत में पेश करने के बाद इस केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद जो है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, जिसमें कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल सज़ा और जुर्माने की सज़ा आयद की जा सकती है। इसके अलावा भी हमारे पास जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कवानीन मौजूद हैं, जिसमें बिलखसूस इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जो है 1979 वो मौजूद है, जिसका इतलाक़ मागला हिल्स नेशनल पार्क के ऊपर होता है। और मागला हिल्स में किसी भी किस्म की आग लगाने के ऊपर, किसी भी किस्म की तखरीब कारी करने के ऊपर, यहाँ तक कि कूड़ा करकट फैलाने के ऊपर भी सख्त पाबंदी आयद है। दानियाल साहब, आप ऑर्डिनेंस का जिक्र भी कर रहे हैं, इसमें जो कानूनी पहलू है वही बता रहे हैं, सज़ा कितनी हो सकती है वही बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अफसोस के साथ क्या ये सज़ाएं मिलती हैं? अभी तक कितने लोगों के खिलाफ ये सज़ाएं जो हैं उनका ऐलान किया गया है, उनको सज़ाएं दी गई हैं कि जंगलात को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है या कूड़ा फेंका है या फिर वहाँ पर आग लगाई है? जी बिल्कुल, ये आपके नाजरीन को और आपके तवस्सुत से बाकी सबको बताना बहुत ज़रूरी है कि इन जराइम के लिए सज़ाएँ वाकई दी जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम जो है वो जंगलात में
दरख्तों की कटाई का, गैर कानूनी कटाई का मामला देखा जाए तो इस पे तो आए दिन गिरफ्तारियां हो के मुकदमे चल के सख्त सज़ाएँ होती हैं और जुर्माने भी आयद होते हैं। और अभी हाल ही में ईद से पहले इस्लामाबाद में मागला हिल्स नेशनल पार्क में भी जो गैर कानूनी शिकार करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, उनको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया गया और उनको फिर जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो हिरन का गैर कानूनी शिकार करने की कोशिश कर रहे थे मागला हिल्स नेशनल पार्क में। बिल्कुल सही। अच्छा दयान साहब, जिस तरह सजा की बात हो रही है, और मेरा ख्याल है इस बात पे हम भी कहीं ना कहीं किसी हद तक इत्तेफाक करते हैं कि शायद सजा का होना या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है वो उसको नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से इस तरह के अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन मैं समझती हूं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ कुछ मेंटल भी मेरा ख्याल है एक इशू हो सकता है। क्या उस पर कोई जो है वो बात हो रही है कि भाई इनका कुछ चेकअप करवाया जाए कि इस तरह की हरकत करने वाले, कि आप जानदार हैं, चाहे वो जानवर हों चाहे वो पौधे हों, वो हैं अल्लाह की जानदार चीज, इस तरह की तरफ करते हुए उनका दिल कैसे मानता है? बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होने के अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं जा सकती, ना कोई समझ में आती है। सो इस बारे में आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जो अभी इस साल पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है और जो हीट वेव का सामना हम सबको करना पड़ रहा है, ये इसी वजह से क्योंकि हम माहौलियाती तब्दीली को सीरियसली नहीं ले रहे। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये चाहे जानवर हों, इंसान हों या दरख्त और ये जंगलात हों, ये तमाम अल्लाह ताला की जानदार मखलूक हैं। इनको नुकसान पहुँचा के और एक वीडियो बनाना, सस्ती शोहरत हासिल करना, ये इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। दानियाल साहब, आप समझते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम भी है कि हमारे आमतौर पर बच्चों को, टीनेजर्स को जो टिकटॉक पे ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्टिव हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अगर हम कोई ऐसी हरकत करते हैं तो हमें सजा भी हो सकती है। तो आप समझते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को मेंशन करना ही बहुत ज़रूरी है, इवन सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि हर एक के इल्म में हो कि अगर आप किसी एक दरख्त को भी नुकसान पहुंचा रहे तो आपको ये सजा मिल सकती है। ये तो आप क्योंकि टिकटॉक की वीडियोस भी वायरल हो गई, ये केस वायरल हो गया तो हम सबको पता लग रहा है, मुझे इवन नहीं पता था कि इसकी इतनी सजा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जनरली पब्लिक को देना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट उनको पता हो कि अगर हम कोई ऐसी हरकत करेंगे तो हमें सजा हो सकती है? जी बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वजह से क्योंकि हमारे ये नौजवान मोस्टली टीन एजर्स होते हैं जो टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसका उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है, उनको सज़ा भी दी जा सकती है। सो इसके ऊपर अवेयरनेस जो है वो फैलाना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड एक बड़ी मुतहरिक इसकी कैंपेन चला रहा है सोशल मीडिया पे भी, और हमारे वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स को हम इकट्ठा करके हर महीने एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनको अवेयरनेस दी जाती है और वो फिर आगे जो है अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं और हमारी मदद फरमाते हैं। बिल्कुल सही। दानियाल साहब, दो सवाल आ रहे हैं। एक तो ये कि जो इस तरह के केसेस, क्या पहले आपने कहा कि क्योंकि कानून बना हुआ है, और शाहजेब ने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह का केस पहले हो चुका है तो उस पर कितना जो है वो लीगल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्या वो अभी केस उसका क्या सिनेरियो हुआ है, सजा मिली नहीं मिली, क्या हुआ, ये भी बताइएगा। साथ साथ में जो आप सजा का बता रहे हैं फ्रॉम 2 years to 7 years, ये वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाने के हवाले से है, जंगल में कोई नुकसान पहुंचाने के लिए है, या सिर्फ जानवरों के हवाले से? जरा से ये क्लियर कर दीजिएगा ताकि हम भी जरा कुछ सीख के उठें आज। जी बिल्कुल, जो 2 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा है, ये सेक्शन 435 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किसी भी जंगल को या ज़रई जो आपकी ज़मीन है उसको नुकसान पहुंचाने जिसकी कम से कम मालियत जो है वो 100 रुपये होगी। 100 रुपये या उससे ज़्यादा की अगर आप किसी भी जंगलात को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर ये आपको सज़ा दी जा सकती है। और इसके अलावा जो बाकी जराइम हैं, जो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी तौर पे जानवरों के शिकार करने की कोशिश करना, इसके ऊपर भी सज़ाएँ मौजूद हैं, उनका इतलाक़ होता है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी गई है उसमें जंगलात की गैर कानूनी कटाई के ऊपर
कई साल कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई है, जिसको हम आम ज़ुबान में टिम्बर माफिया कहते हैं। उन टिम्बर माफिया के खिलाफ इतना सख्त एक्शन होने के बाद ही जो है वो पूरे पाकिस्तान में जंगलात की कटाई का अमल जो है वो उसमें मैं इसीलिए आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं दानियाल साहब के जंगलात में आग लग गई, जंगलात में आग लग गई। अभी तो खैर टिकटॉकर्स का मामला है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि कुछ लोग भी ऐसे हैं जो डेलिब्रेटली आग लगाई जाती है, चाहे वो टिकटॉकर्स हों या कोई और हो, और इस तरीके से फिर ज़ाहिर है वो जंगल की आग बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। आज से अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि जंगलात में दरख्त काट कर उनको गैर कानूनी तौर पर ले जाना और फिर वहाँ पर आग लगाकर ये तासुर देना कि ये आग से सारे जंगलात जल गए हैं। बट अभी अब जो है वो इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है, ज़िला इंतज़ामिया है और CDA के इदारे हैं, ये इतने मुतहर्रिक हो चुके हैं कि मागला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर गैर कानूनी कटाई करना बिल्कुल ही नामुमकिन तस्वुर किया जा सकता है। और अब जो आग यहाँ पे पिछले साल लगी थी मागला हिल्स में, वो एक्सट्रीम ड्राई वेदर की वजह से कुदरती तौर पर वो आग लगी, जिसके ऊपर जो है वो काबू भी पाया जा सका। और इस साल खुशकिस्मती से जो नेचुरल वजूहात की वजह से आग नहीं लगी, लेकिन ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं और उसके ऊपर भी जो है हमें काबू पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी जो हमारे वाइल्ड लाइफ गार्ड्स हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला है और ज़िलाई इंतज़ामिया के लोग हैं, उनको जाकर फिज़िकली जाकर इस आग को जंगल में जाकर बुझाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लीगल एडवाइजर दानियाल हसन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज की इस अवेयरनेस सेशन के बाद लोग इस तरह से वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचाएं और थोड़ा अक्ल और शऊर से भी काम करें, क्योंकि इसमें मुल्क का भी आप नुकसान कर रहे हैं और गुनाह भी आपको मिल रहा है। अब आगे हम बढ़ेंगे। अगर मैं एक नंबर आप लोगों से शेयर करूं और आपकी नजर करूं तो वो है 99217477। ये क्या नंबर है? इस पर कौन कॉल कर सकता है, कौन इस पर शिकायत कर सकता है? शादिब साहब बताएं। अच्छा, मैं ये नंबर जो है, ये नंबर बड़ा जरूरी है और ये नंबर उन तमाम वालिदैन के लिए है जो कि समझते हैं कि उनके प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को फोर्स किया जाता है एडमिशन के वक्त कि आप लोग स्कूल से ही यूनिफॉर्म्स खरीदें, स्कूल से ही किताबें खरीदें, स्कूल से ही आपने स्टेशनरी खरीदनी है, स्कूल से ही आपने कॉपियां खरीदनी है, स्कूल से ही आपने बैग खरीदना है। तो ये खास तौर पर इस वक्त स्पेशली काम हो रहा है उन तमाम वालिदैन के लिए जो कि शिकायतें पहले करते रहे हैं। निजी स्कूल्स की जो मनमानियां होती हैं कि भाई आपने तमाम चीजें स्कूल से खरीदनी है, कहीं और से नहीं खरीदनी, क्योंकि जाहिर है फिर उसमें ये बहुत सारी खबरें ऐसी भी सामने आती हैं कि उससे प्रॉफिट जो गेनिंग है वो किया जा रहा होता है। एक दूसरा नजरिया, सॉरी, हो सकता है मुझसे बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, लेकिन वही वाली बात है ना कि उनका भी अपना काम है, हो सकता है फैसिलिटेट बच्चों को ऐसे कर रहे हो, लेकिन देखिए नजरिया है, हम तो दोनों तरफ की बात करेंगे। लेकिन हाँ, इस वक्त खबर जो है वो ये है कि जनाब निजी स्कूल की जो मनमानियां थी वो इस हवाले से जिसमें वालिदैन के बकौल कि भाई ये मनमानियां करते हैं, महंगा होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वालिदैन कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी स्कूल से ही खरीदने के पाबंद। असल प्रॉब्लम एक और भी है ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हर जो है ना वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाया जाए, वो पब्लिक स्कूल्स में नहीं भेजते। उसकी वजह एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी है। तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन जब वो वहां पढ़ने जाते हैं तो फिर वहां की मनमानियां और वहां की फीस के साथ साथ जो है वो अपनी मर्जी से जब उनका दिल करता है वो हर चीज बढ़ा देते हैं। तो इसलिए फिर ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा सामने आती है। खैर, सुबह के तमाम निजी स्कूलों में ये मुरासला भिजवा दिया गया है और स्कूल्स को हिदायत भी की गई है कि सालाना इम्तिहानात के नताइज के साथ या दाखिले के वक्त तमाम निजी तालीमी इदारे जो हैं वो बच्चों की ये जो कॉपियां या जितनी भी फहरिस्त है यूनिफॉर्म वगैरह की वो उनको फराहम कर दें, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो ये तमाम चीजें एडमिशन से पहले ही जहां से भी उन्होंने खरीदनी है वो खरीद लें। लेकिन खैर ये पूरा मामला हमने समझना है, और क्या अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता तो वालिदैन शिकायत भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जिसके लिए मैंने आपको टेलीफोन नंबर बताया था कि आप अगर शिकायत करना चाहते हैं तो माया प्लीज वो टेलीफोन नंबर आप दोहरा दें, फिर हम बात करते हैं। 99217477 पर वालिदैन कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये नंबर तो मिल गया, लेकिन इससे पहले की कुछ सवालात और भी हैं। लेकिन पहला सवाल, क्या आप लोगों को इस फैसले पर तहफ्फुज़ात हैं? एक तो बात यह है कि जहां तक मामलात सर्कुलर की हैं
देखिए पहले सर्कुलर पहले भी आ चुका है और तालीमी इदारे जो हैं वो बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम तालीम देना होता है तो हमारा फोकस भी उसी पर ही होता है। लेकिन जो चीज़ें ये जो फराम की जा रही होती हैं स्कूलों के अंदर, जैसे कहते हैं कि कॉपी बुक्स की बात की जाए, स्टेशनरी की बात की जाए, वो वन विंडो ऑपरेशन फराम करने की कोशिश की जा रही होती है पेरेंट्स को स्पेशली, क्योंकि पेरेंट बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं अपने कारोबार में, अपने जॉब्स के अंदर, कि वो बच्चों को वक्त पर ये सारी चीज़ें फराम नहीं कर पाते और उसकी वजह से बच्चों की तालीम में बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा होता है जब वो स्कूल में ज्वाइन करते हैं। और अमूमी तौर पे ये देखा जाता था कि 1 महीना गुजर जाता था लेकिन बच्चों की स्टेशनरी बुक्स की कंप्लीट नहीं हो पाती थी। इस वजह से जो है वो तालीमी इदारों के अंदर वन विंडो ऑपरेशन के तहत स्कूल से ही सारी चीजें फराहम की जाती थी। अब अगर पेरेंट इसको और अभी भी पाबंद नहीं किया जाएगा, पेरेंट्स को स्टेशनरी फराहम की जाएगी, बुक्स फराहम की जाएंगी, लेकिन फिर भी उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कहीं से भी जाकर ये चीज़ें खरीद कर अपने टाइमली बच्चों को जमा कर साथ लेकर स्कूल भेजें। क्योंकि हमें तो कोई मसला भी नहीं है कहीं से खरीद लें, क्योंकि या स्कूल से खरीदें या बाहर से खरीदें, खरीदना तो पेरेंट को ही है, तो वो कहीं से भी खरीदें, लेकिन बच्चों का तालीमी हर्ज नहीं होता। पेरेंट्स को असल एतराज तो ये होता है, जो एक बड़ी कॉमन बात है कि जब 20 रुपए की कॉपी 200 रुपए 250 रुपए की दी जाएगी तो फिर उनको एतराज तो होगा। तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, कि वन विंडो अगर इस किस्म का सिस्टम कायम कर भी रहे हैं तो ये सोचा जाए पेरेंट्स के बारे में कि वो उनको जो प्राइसेस आप लोग दे रहे हैं क्या वो प्राइसेस अफोर्डेबल हैं, या इवन वो प्राइसेस ठीक हैं कि एक कॉपी जो कि खाली कॉपी है जिसमें बच्चों ने लिखना है तो क्या उस कॉपी की प्राइस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले पर आप लोग पहले से ही कुछ अमल भी कर रहे हैं? फैसले पे तो हम बहुत अरसे से अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पेरेंट्स को प्रेशराइज वहां पर किया जाता है जहां सेशन स्टार्ट हो जाता है और पेरेंट नहीं ले रहे होते या वो बच्चों को वो चीजें लेकर स्कूल नहीं भेज रहे होते, तो वहां बच्चों को हम प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप ये तमाम चीजें जो है स्कूल में मिल रही हैं यहीं से खरीद लें, क्योंकि एक जो हफ्ता गुजर गया 2 हफ्ते गुजर गए उस वक्त हम ये सब चीजें करते हैं। लेकिन अभी भी मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये कहूंगा कि देखें ये तमाम चीजें जो हैं वो आउटसाइड वेंडर्स की हैं। अगर चीजें महंगी होंगी तो इसके अंदर इसमें स्कूल का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि आपको खुद पता है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस महंगाई में पेपर कॉस्ट कहाँ पहुंच चुकी है, तो इस पेपर कॉस्ट की वजह से बुक्स कॉपी ये वैसे ही बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो अब अगर बाहर से भी बच्चों को महंगी मिल रही होंगी तो ऑब्वियसली इसमें स्कूल का कहीं से भी कुछ कसूर तो नहीं है। ये बताइए ना तारिक साहब के स्कूल्स के लिए क्या मसला है, अगर वो फेस बोर्ड जो है पर लिख दें अगर, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम है? क्योंकि डायरेक्टर से मेंशन करते हैं, एग्जैक्टली मेंशन करते हैं कि डायरेक्टर से मंजूर शुदा फीस स्कूल के नोटिस बोर्ड पर वहां पर है ऑब्वियस, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम पहले तो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता था जिसको हम आवेजा कर सकें। एक फाइल होती थी, उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते थे और जो हम डॉक्यूमेंट्स में लिख कर भेजा करते थे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कि हमें ये फी अप्रूवल कर दी जाए। ठीक है तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस मामले पर हमसे गुफ्तगू की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक है वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। लेकिन ब्रेक के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब में मेडिकल इमरजेंसी जो है वो होने जा रही है या इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतनी बिगड़ी नहीं है? क्योंकि हम जो सूरत इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब में गैस्ट्रो के केसेस जो हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज भी हमने इसका जिक्र किया था अपने एक सेगमेंट में। लाहौर में इस माह अब तक 17,000 से ज्यादा मरीज मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में दाखिल हो चुके हैं। फैसलाबाद की हम बात करें तो 3,795, बहावलपुर में और भक्कर में 1,000 से ज्यादा। इसी तरह उकाड़ा में भी तकरीबन 1,000 के करीब जो केसेस हैं वो गैस्ट्रो के सामने आए जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है इस वक्त। लेकिन वही वाली बात है कि आपके पंजाब में कोविड की तरह गैस्ट्रो में भी इमरजेंसी की जरूरत है। क्या ये सिनेरियो नंबर्स सही हैं? क्या सूरत हाल वाकई ही इस तरह की हो गई है? ये और बहुत सारे सवाल, बड़ी अलार्मिंग है सिचुएशन, बहुत अलार्मिंग है, परेशान कुन है लोगों की हालतें। अगर जो हम देख रहे हैं, जो फुटेजेस देख रहे हैं, जो बच्चों की, जिस तरह शाहजेब ने कल भी जिक्र किया था, बच्चों की हम देख रहे हैं, आंखें उन लोगों की चढ़ी हुई हैं, जवान लोग जो हैं वो गिरे हुए हैं सड़कों पर, लोगों की गोदों में इलाज के लिए अस्पताल में। अजीब सी सिचुएशन है। हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर
प्रोफेसर सैयद अकरम साहब मौजूद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोफेसर साहब प्रोग्राम सबसे पहले पाकिस्तान में। प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये केसेस में गैस्ट्रो के मुसलसल इजाफा हो रहा है और इजाफा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। फैसलाबाद की हम बात करें, बहावलपुर में देखें, ओवरऑल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। क्या हमें एक बार फिर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है इस वक्त जिस तरह से केसेस में इजाफा हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। जाहिर है कि लाहौर और उन रीजन्स में है जहां ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट वर्ल्ड ओवर जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि बड़ा शहर है और कंक्रीट ने ग्रीनरी पूरी ख़त्म करके बड़े बड़े बिल्डिंग्स और टावर्स कंक्रीट के खड़ी कर दिए गए, और कंक्रीट्स और फिर हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है, बहुत पुराना है। जो हम पानी पीते हैं वो अक्सर कंटेमिनेटेड होता है, और हम कभी भी नहीं किसी को कहते कि पानी इस तरह वो वासा का नलका खोल के पी ले, और ऐसी लग्जरी हमारे पास नहीं है, और बहुत तकरीबन तमाम शहरों में ये कुछ है। हेपेटाइटिस ई, ए और कॉलरा और साल्मोनेला इन्फेक्शन बहुत रैम्पेंट है, और इसके साथ जो दूसरी प्रॉब्लम कंपाउंड इसको कर रही है वो हीट है, हीट स्ट्रोक। हमारे कई जवान जो ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली हीट स्ट्रोक में उनका किडनी डैमेज हो चुका है। इसी तरह मज़दूरों का, हम देखिए मैं गाड़ी में बैठ के एसी लगा के चला जाता हूँ, वो बेचारे उन्हें तो ड्यूटी देनी होती है इसलिए कि मेरी वो गाड़ी चल सके, वरना तो गाड़ी भी नहीं चल सकेगी, ट्रैफिक जैम में ही रुकी 12 घंटे की बड़ी सख्त ड्यूटीज होती बड़ी सख्त ड्यूटी होती है। अच्छा सर, ये एक बात जरा जहन में आ रही थी, आप जरा बताइएगा कि क्या शहरी इलाकों में ज्यादा केसेस आ रहे हैं या गाँव और देहातों में? जरा भी बताते जाइएगा हमें साथ साथ। डेफिनेटली डेंसिटी आबादी की बहुत ज़्यादा शहरी इलाकों में एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज, तो शहरी इलाकों में एज़ एक्सपेक्टेड के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, और फिर देहाती एरियाज़ में अगर केसेस आते भी हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्ट नहीं होते, उनको इतना लग्जरी नहीं है कि वो किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ तो दूर करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्वैक्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, इसलिए वो हमारी अटेंशन में नहीं आते। मैंने आज से एक हफ्ता पहले हमने एक कैंपेन चलाई थी मेरी यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने, जिसका मैं सदर हूँ, और उनको यहाँ ये इसका मकसद था एक शऊर पैदा करना, और हमने कोई फ्री 1500 के करीब एम्बुलेंस दी थी, और उसमें CCPO साहब, CTO साहब भी थे, और मेरा ख्याल ये था कि उसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशंस और भी यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों के लिए ये करेंगी जो हमारी हिफाजत करते हैं, और हमारी हिफाजत उनकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज ऐन है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और इस मामले पर हमसे गुफ्तगू की। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक है वापस आते हैं। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब और माया के साथ। और मौसम के बारे में अगर बात करें तो गर्मी जब आती है और नॉर्मली आती है, लेकिन इस दफा गर्मी तो वाकई गुस्सा खा गई, इतनी ज्यादा क्यों आ जाती है? मतलब वो लोगों ने जोक्स बनाना शुरू कर दिए। मैंने तो गूगल पे सर्च करके गर्मी के जोक्स जो है ना, मीम्स बन रही है ना, मीम्स बन रही है कि आई नो सन यू आर वेरी हॉट बट प्लीज टेक इट इजी। सो वो वाला सिनेरियो है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जाहिर है अंदर डिहाइड्रेशन भी होती है, आपने पानी का भी जो है किल्लत हो जाती है। शाहजेब और मैं अक्सर मौसमी जूसेस, फ्रूट्स एंड वेजीज के बारे में, कल डॉक्टर चावला हमारे साथ थी, लेकिन स्किन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। खुश्क हवा, धूल, मिट्टी, इस सारे में जब आप घर से बाहर निकलते हैं और ऐसी धूप हो, इस किस्म की धूप हो, तो फिर आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमें समझना भी है कि जो जिल्द का निखार है इसमें हुस्न कैसे लाया जा सकता है। ये तो जिल्द का निखार है, इसमें मजीद हुस्न कैसे लाया जा सकता है। तो हमारे साथ हमारे बहुत ही पुराने, हमारे बहुत ही प्यारे साथी भी मौजूद हैं, और दुनिया में इनको सब लोग जानते हैं, इनका तारुफ की बिल्कुल मोहताज नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर खुर्रम बशीर
जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बताइए? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल good to see you after जी, so long. बिल्कुल And you हमने still बहुत look- दो तीन बिल्कुल जरा बताएं जी, खुरम भाई, ये जी। अपनी जिल्द को बदलते मौसम के असरात से कैसे महफूज रखा बिल्कुल, जाए, कैसे बिल्कुल। संभाला जाए, क्या किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, एक लोग बड़े हमारे यहाँ परेशान होते हैं। लोग एक पता ये समझते हैं कि कोई ये छिलका लगा हुआ है, हाँ। ये कोई लिफाफा लगा हुआ है, इस पे ना रगड़ दो, इसको जाके ना तेजाब लगा दो तो जी, नाई से जी ऐसी चीज कर दो। मैं भी बाइक से उतरा हूँ, मेरा हेलमेट हटा के मेरे चेहरे पे ना तेजाब लगा दो, मैं बिल्कुल गुलाबी और सफेद हो जाऊं। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये रियलाइज नहीं करते लोग। अच्छा, एक बड़ा, मैं देखिए किसी को हम लोग हिट नहीं करेंगे, मुझे पुराना प्रोग्राम याद आ गया, किसी को हिट नहीं करेंगे। देखिए प्लीज, मगर मैं बड़ी पता है, आप माया भी और शाहजेब आप देखें कि बड़ा एक इशू ही हो गया है कि इतने सारे लोग ना स्किन को इससे खेल रहे हैं। अच्छा, पता है उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए चले जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट किए चले। अच्छा, पता है मुझे हो क्या कि मैं क्लिनिक में बैठा होता हूँ, बस तमाम पूरा दिमाग लगा के एक खातून आती है अपनी बेटी को लेके, आपने शौकिया डॉक्टरी नाम रखा है या आप डॉक्टर हैं? अच्छा, आप आयुर्वेदिक हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक हैं? मैंने कहा जी डॉक्टर, आप डॉक्टर से क्या मुराद? डॉक्टर से मुराद तो एमबीबीएस मस्ट होता है Obviously। तो कहते हैं नहीं, हम लोग तो टेलीविजन पे, हमारा भी बड़ा किरदार है कि बहुत सारे लोगों के पास गए, कोई फलाने ने कोई कोलंबो से कोई पीएचडी कर लेता है या कोई होम्योपैथिक करके, वो सब डॉक्टर कहला देते हैं। अच्छा, उसके बाद लोग आके फिर बात आपकी एक क्रेडिबिलिटी में ना जरा शेकी, लोग डर जाते हैं क्योंकि स्किन का मामला है। अच्छा, स्किन जो है देखिए ये बड़ा एक ऑर्गन है, जैसे आपका जिगर है, जैसे आपका मैदा है, जैसे आपका दिल है, ये स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। अच्छा, इसमें पूरा जो आप खा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप रियलाइज कर रहे हैं, मतलब कोई रियलाइज नहीं कर रहे हैं चीजें, वो सारा इस पे असरअंदाज हो रही है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि इसको थोड़ा सा हमने कोई उस पर क्रीम लगा दी, रात को मैंने कोई ब्लीच लगा दिया और जी स्किन चमक गई जी। अगर इसको अच्छा खिलाएंगे, इसको पिलाएंगे, इसको पैम्पर करेंगे। पैम्पर से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही आप धूप में नहीं निकल रहे। अब माँ कहती है जी बच्चा मेरा कुछ बता दें जी, इसको आप लेटर बना दें कि जी ये लंच टाइम में इसको डाइट भी जरूरी है, केयर भी जरूरी है। अच्छी डाइट भी जरूरी है, केयर भी जरूरी है, सन भी जरूरी है, सूरज भी जरूरी है। और हम लोग बड़े लकी हैं कि ना हमारे यहाँ जो है सन अच्छे टाइम पे निकलता है, वरना आप बर्तानिया में या यूरोप में जाते हैं, लोगों की हड्डियां इतनी धूप ही नहीं होती दिनों दिनों। और आप यकीन करें कि बहुत यंग एज में लड़कियां लड़के इतने उनकी स्किन रिंकल्ड हो जाती है, पिगमेंटेशन आ जाती है, फ्रैक्टल्स इतने होते हैं, जरा सा सन एक्सपोजर होता है, उनको स्किन कैंसर के बड़े चांसेस होते हैं। पहली बात ये कि देखिए एक सिंपल चीजें खाएं। हम लोग समझते हैं कि जी बहुत महंगा खाना खाएंगे ना, एक टाइम पे 15,000 का फैमिली ने बाहर खाना खाया तो वो अच्छा खाना है। बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं है वो, कभी कभी फॉर अ चेंज हो सकता है। अगर आप सिंपल देखिए, जितनी रॉ चीजें खाएं, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल, मतलब फल तो कच्चे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता, लोग कहते हैं जी, लोगों को मैं कहता हूँ जी आप कच्ची सब्जियां खाएं। कच्ची सब्जियां लोग समझते हैं मैं कह रहा हूँ कच्चा गोश्त खाएं। गोश्त तो आप पका आप सैलेड बना सकते हैं, अगर आप ब्रूस ली के फैन है तो मसला नहीं है। मगर माया बड़ा खतरनाक, लोग खा भी लेंगे ब्रूस ली बनने के लिए। हाँ, आपको बिल्कुल नहीं कह रहे, जो डॉक्टर साहब आपको बात बता रहे हैं सब आपने वही मान ली है। सिर्फ कच्ची वेजिटेबल्स हो गई और जो फल है उसका आप इंटेक लाजमी रखें। लेकिन साथ में ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि स्किन के हवाले से लोग बड़े कंसर्न होते हैं और मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल की मेडिसिन खा लेते हैं और उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। इवन मैंने क्योंकि पर्सनली देखा है अपने जानने वालों में 2-3, कितनी एहतियात करनी चाहिए स्किन के मामले में? बिल्कुल देखिए, अच्छा एक तो पड़ा हुआ क्या हमारे यहाँ जो इंटरनेट का इन्वेजन हुआ है ना, गूगल का, हर कोई गूगल करके ना, आप उससे ही, कल भी एक लड़की आई, उन्होंने कोई 18,000 की मल्टीविटामिन उन्होंने कहीं से भी मंगाई हुई थी, ठीक है। अच्छा, कोई हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छी चीज है, उसको घर में मंगा के नेट से खुद ही खुद पीलिंग कर रहे हैं, तो स्किन आप बर्न करते हैं। कभी भी देखिए विटामिन, एक तो विटामिन आपको कभी मोटा नहीं करती, मगर हम सबको विटामिन जरूर खानी चाहिए क्योंकि हम कराची में रहते हैं, हम जो भी खा रहे हैं तो रोज अच्छी चीज हमें नहीं मिलती, पता नहीं सब्जियां कैसी हैं, गोश्त कैसा। विटामिन आप जरूर खाएं, उससे आप मोटे नहीं होते, उससे वाइटैलिटी आती है, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज एक तवाजुन में, तनासुब में, आप सब कुछ खाएं। लड़कियां आती हैं जी मैं वेट लूज करना चाहती हूँ, लड़के भी मैं क्या खाऊं, आप सब कुछ खाएं, ठीक है, मगर एक प्रोपोर्शन में, ठीक है। सेकंड चीज है कि देखिए एक रात को जो होता है ना क्रेविंग, वो तो एक वो ये बड़ा मसला, गैंडा पैंडा, ये वो जो चीजें आ गई है ना, जिसको फोन किया और आपने जाके वो फौरन मंगा लिया, वो बहुत खिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए खुर्रम की भाप लेना कितना अच्छा, मुफीद, मुज़िर गर्मी के मौसम में?
बहुत सही है, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल स्टीम लेना चाहिए मगर एक लिमिट तक, ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं आपको चाहूँ, जैसे हमारा कह रही है कि भाप लेना, इसी तरह लड़कियां करती हैं जो थोड़ा अगर एक आध गैर जरूरी बाल होते हैं तो उसको थ्रेडिंग करती हैं, वैक्सिंग करती हैं, ठीक है। वो क्या करती है, ब्लीच उसमें देती है, ब्लीच किया, उसके बाद वो ब्लीच भी बेजा करती है, समझती है ब्लीच करने से हम गोरे हो जाएंगे, जबकि वो आपकी स्किन को डैमेज कर देता है, ठीक है। बहुत उसके अंदर मर्क्यूरी होता है जो बहुत डैमेज करता है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज और मैं थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस के लिए, आप जाएं गूगल पे, जहां तक तालीम ले सकते हैं, लेजर इन एशियन स्किन, एशियाई जिल पे आप लेजर देखें तो उसका बहुत बेजा इस्तेमाल बहुत किलिंग है, उससे बहुत बड़े बड़े हमारे पैचेस आते हैं, पिगमेंटेशन आती है, एजिंग मतलब रिंकल्स आ जाते हैं लड़कियों के बहुत यंग एज में। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाइड्रेट रखें, बाहर से भी और अंदर से भी। दूध पीना बहुत जरूरी है, चने छोले खाएं। अच्छा, ये जो बनी स्किन जो आपकी बनी है कैरेटिन कोलेजन से बनी है। कोलेजन क्या है, एक प्रोटीन है। अच्छा, लोग प्रोटीन का नाम आती है जी, 2 किलो गोश्त खाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, अगर जो नॉर्मल साइज की 3 बोटियां होती हैं मटन की या बीफ की, अगर वो खाती हैं, पूरा उनका पूरा हो जाएगा, पूरा प्रोटीन। अच्छा, और लड़कों का 6 लड़कों के बारे में जी जी हाँ जी, बिल्कुल कैसे रखें, जी जी। अच्छा, लड़कियां क्या करें, क्योंकि मौसम इतना गर्म चल रहा है, कुछ लोग हमारे बाइक पे सफर करते हैं, कुछ गाड़ियों में करते हैं, कुछ पैदल करते हैं, कुछ पैदल निकलते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी पे जाते हैं। शाज़ेब का भी बताऊं, क्योंकि ये ना आउटडोर भी जाता है, ठीक है, आउटडोर भी जाना होता है। अच्छा, यहाँ लाइट्स का भी है, यूवी लाइट्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई टेल हिम टू वेयर सनब्लॉक, ही डज नॉट वेयर अ सनब्लॉक। सनब्लॉक लगाता हूं, पक्का आउटडोर बस, ठीक है। SPF कितना यूज करता हूं, SPF वो ऑलमोस्ट 100 के अराउंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 30 तो होना चाहिए, 30 से अबव होना चाहिए, 30 से अबव होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, सनस्क्रीन लगाया, थोड़ा वाइड ब्रिम्ड हैट पहने, लड़कियां थोड़ा दुपट्टा आगे कर लें, ठीक है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अर्के गुलाब आप हर एक क्या मौजूद होता है, उसको आप स्प्रे बॉटल अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको ना, मतलब हम बाहर नहीं हो तब भी बाहर नहीं है, आप थोड़ी देर पर्स से निकाला, मेकअप के ऊपर जी, बिल्कुल एक बड़ा आपको एक बड़ा एक ड्यू का एक शबनम का एक और चीज आ गई है, वो विटामिन सी के स्प्रेज आ गए हैं, बिल्कुल आ गए स्प्रेज करना। देखिए वो शाज़ेब बड़ा ही क्रूशल, बहुत ज्यादा लोग ओवर मतलब उसको ओवरडू कर रहे हैं। हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी, वो सीरम समझते हैं जी, पढ़ लिया जी, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, मगर एक हद तक है ना भाई, पानी बड़ा अच्छा है, मगर भर के आएगा तो सैलाब आ जाए, वो डेली लगाई जा रही हैं लड़कियां। लेकिन पता है एक चीज नेचुरली भी तो होती है ना, एक डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी एज अगर हो रही है, यू हैव टू एज विद ग्रेस आल्सो ना, बिल्कुल। आई मीन ऐसा तो नहीं कि हम वक्त रोक लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई, अगर कोई, देखिए मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जी बहुत ही एक मतलब बहुत ही बड़ी उम्र में खवातीन होती है बाजा, क्योंकि उनको इतना मीडिया इन्वेजन है, लोग इतना प्रेशराइज, बाज हस्बैंड भी ऐसे होते हैं लोग घर में कि उनको इतना प्रेशराइज कि वो साइकोलॉजिकली वो इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते। देखिए, अगर आप करें, आपकी स्किन पे फ्लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये कि बिल्कुल आप वो लगना भी अजीब लगेगा कि आप एबनॉर्मल लगे, थकी भी ना लगे, डल ना लगे, 3 टोन की ना हो, ठीक है। ये अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, लड़कियां शुरू से ना ये ख्याल रखती हैं यहां तक, और ये छोड़ देती। होता क्या है, यंग एज ही है, यहां तक तो स्किन बड़ी अच्छी है, कंटोरेंगे, यहां से कहलाता है गी स्किन, मुर्गाबी की तरह स्किन लटक जाती है। अच्छा, और अच्छा, जब हम केयर करते हैं ना स्किन की, यहां तक करते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साथ में। लोग जरूर, आप देखिए, जब भी आप किसी हाथ बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं, बिल्कुल, ठीक है, नकल्स काले हो रहे हैं, क्यूटिकल जो नाखून होते हैं, बर्तन धोए, बच्चों की नापी चेंज की, यहां पे स्वेलिंग है, पीले रंग के नाखून है, फंगल इन्फेक्शन है। अच्छा, पेरोनेकिया एक चीज होती है, जरा सा दबाएं पस निकलता है, बहुत कम। और ये हाथ देखें तो यूं सुखड़े भी होते हैं, क्योंकि बर्तन धो के उसको लुब्रिकेट। ये समझना है कि हमारे जो स्किन है वो सिर्फ चेहरे की नहीं है, हमारी ओवरऑल जो स्किन है हमें उसका ख्याल रखना है और उसको उसकी केयर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा खुर्रम, ऐसी क्या चीज है जो गर्मियों में, जैसे आपने कहा अर्के गुलाब हर घर में होता है, बिल्कुल, लाइक चाहे वो खवातीन हो, हजरात हो, हर घर में होता है। ये आपने एक चीज बताई कि अगर हमने सनब्लॉक लगा भी लिया और हम बाहर जा रहे हैं, तो हमारा जो ट्रैवलिंग है या शूट की हमारी किट्स होती है, उसमें एक बोतल बना के रख लें और उसमें डालें। एक चीज और भी है जो वक्त के साथ हमने अभी देखी है, पहले हम सुनते थे कि स्ट्रोक्स ना ऊपर देने चाहिए नेक के, अब जो रीसेंट रिसर्चेस आ गई है कि आपको स्ट्रोक्स लगाने चाहिए डाउनवर्ड्स, बिल्कुल टू एंड फ्रो और डाउनवर्ड्स अपवर्ड मिला के करें, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज होती है ना, देखिए पूरी बॉडी, ये फेसरसाइज होती है, ठीक है। जब आप फेसरसाइज नहीं करते और एक ही प्रोपोर्शन में करते हैं, तो देखिए आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लड़कियों की, स्पेशली लड़कों की भी मम्मीफाइड स्किन हो जाती है, बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं होते। एक तो ओवरडू कराती हैं,
मतलब जी बोटॉक्स हो रहे हैं या गेट में फिलर्स हो रहे हैं, वो बहुत किलिंग है, ठीक है। थ्रेड्स आ गए जी, थ्रेड्स आ जाएंगे, वो अंदर मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। चौथी चीज क्या होता है कि आपके स्ट्रोक्स जो है ना वो बैलेंस नहीं होते हैं, उससे बहुत ड्रूपी स्किन हो जाती है, लटक जाती है। जब आप जितना उसको कुश्ती लड़ते हैं ना, एक तो देखिए बड़ा एक वर्ड है स्किन के लिए, लोग समझते हैं जितना रगड़ेंगे जी, जितना मालिश होगी, जितनी चंपी होगी जी, जितना वो कहते हैं टेंडर लव इनके, जैसे आप 6-4 महीने के बच्चे को गोद में उठाते हैं उसी तरह आप जिल्द को ना हैंडल किया कर। मगर ये अलग है, ये जो स्किन है हाथों की और पैरों की, ये बिल्कुल डिफरेंट है कि चेहरे की स्किन, हाथों की स्किन, आपकी हर बॉडी की बिल्कुल डिफरेंट है। साथ में ये भी जरूर बताएगा कि आजकल ये कॉन्सेप्ट जो लेजर का है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है हेयर रिमूवल के लिए भी और बहुत सारे मकासद के लिए। बिल्कुल जी। क्या इसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं? अब तो बाकायदा तौर पर ही कहा जाता है जो कि कंपनीज हैं कि भाई इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। क्या नुकसानात हैं, क्या फवायद हैं? देखिए शाहज़ेब, एक तो बोटॉक्स है, फिलर्स है, ठीक है, कोलेजन इंजेक्शंस है, व्हाइटनिंग इंजेक्शन है, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। ये सारा उसको एक टॉपिक रखेंगे, उसको क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। हाँ, वो अलग से करेंगे, वो कोई नुकसान नहीं। अच्छा, मगर आप लेजर देखिए हमारे लिए, वो एशियाई जिल्द के लिए, देखिए मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करूं जल्दी से। 7 टाइप की स्किन होती हैं, जो स्किन वाले आपको बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहली वाली होती है, आप देखिए वो नॉर्वे की स्किन है, फिनलैंड की स्किन, बिल्कुल गोरी और बिल्कुल एल्बिनिज्म जैसी गोल्डन बाल, ये ठीक है। उसके नीचे आती है सेकंड टाइप, वो ब्रिटेन की, वो थोड़ा सा गोरे होते हैं मगर थोड़ा कम। थर्ड आती है फ्रेंच, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनी टाइप। चौथी आती है हमारे से स्टार्ट होता है, स्पेन, ग्रीस, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है, शुमाली पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। पांचवी आती है थोड़ा ये सेंट्रल पंजाब और सराइकी और वो बेल्ट जो आती है, ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉन्ज होती है। छठी होती है तमिलनाडु, ठीक है, और 7th होती है अफ्रीकन। हमारी शुरू होती है 3rd and 4th से, ठीक है। तो लेजर 1st, 2nd, 3rd के लिए आइडियल है, जो कि फिनलैंड के लोग हैं, नॉर्वे के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, इवन फ्रेंच लोग हैं। उसके बाद से 4th, 5th, 6th, 7th ये पिगमेंटेशन देती है और इफेक्टिव भी नहीं होती। जितनी भी लड़कियां लेजर कराती हैं उसका बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एक बड़ा अच्छा एक ट्रीटमेंट है, बल्कि मैं कभी कोई लड़की या खातून है उनके करेंगे भी ब्लैक पाउडर थेरेपी। और वो करने से क्या होता है, एक तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होती और आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम होती है और स्किन बड़ी रिजुविनेटेड होती है। मैं ही करा लूंगी, ठीक है, ट्राई मैं लाइव करते हैं, बड़ा मजा आएगा यार, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया, सेम है। बिल्कुल, आज के शो में बहुत सारे पहलुओं पर बात हुई और खास तौर पर इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस हैं उस पर भी हमने गुफ्तगू की कि कैसे निपटा जा सकता है। इस वक्त हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है जो जरूरी है इस वक्त मुल्क के लिए। और भी हमने पहलुओं पर बात की, जैसे कि जंगलात का जो मसला था, इस पर हम सबको एक जिम्मेदारी जो है ना, एक जिम्मेदार पाकिस्तानी बनना पड़ेगा ताकि हम अपने मुल्क का एटलीस्ट ख्याल रखें, अपने जंगलात का ख्याल रखें, अपनी वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखें। और साथ साथ आपने पाकिस्तानी चीजें खरीदनी है, इम्पोर्टेड चीजों को आपने कुछ अरसे के लिए आप छोड़ दीजिए। हमारी जिंदगी बिल्कुल नहीं रुक जाएगी। मेड इन पाकिस्तान, मेड बाय पाकिस्तान एंड बी अ पाकिस्तानी। रखिएगा अपना ख्याल। शाज़िया वर्मा को दीजिए, कल तक के लिए इजाजत इंशाल्लाह होगी। मिलता है, अल्लाह हाफ़िज़।